हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 28 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए चलते हैं सबसे पहले करंट अफेयर पर। आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ नेशंस के मध्य में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जा रहा है हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में। यहां पर 193 किलोग्राम वेट उठाकर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इंडियन कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए, मीराबाई चानू के बारे में आप सभी जानते हैं, इंडियन वेट लिफ्टर है। ओके, तो इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है वो 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, और यहां पर इन्होंने टोटल 193 किलोग्राम वेट उठाया। ऑल ओवर स्नेच और क्लीन एंड जर्क दोनों इवेंट इसमें शामिल थे। 193 किलोग्राम का वेट इन्होंने उठाया और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया है सबसे ज्यादा वेट उठाने का। ठीक है, आयोजन जैसा कि मैंने आपको बताया ये अभी चल रहा है। 30 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हम इसकी फाइनल टेली की बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2026 ग्लासगो में जो इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे उसमें अगले साल 2026 में नेक्स्ट ईयर जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित जो किए जाने वाले हैं उसके लिए ये क्वालिफाई इवेंट रहेगा। वहां पर क्वालिफाई करने के लिए यहां से खिलाड़ियों को चूज किया जाएगा। ओके, ये जो चैंपियनशिप है 30वां एडिशन है इस चैंपियनशिप का और 1980 में शुरू किया गया था। सबसे पहली बार इस गेम्स की शुरुआत की गई थी, इस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी। तो इस साल 30वां एडिशन इसका आयोजित किया जा रहा है। मीराबाई चानू ने किस वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वैसे मीराबाई चानू के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर राज्य से संबंधित है मीराबाई चानू। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 और 2022 इसमें गोल्ड मेडल जीता। इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों ही अवार्ड मीराबाई चानू को 2018 में दिए गए थे। कहां से आती है? भारत के मणिपुर राज्य से। देखिए, वर्तमान में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के पद पर भी मीराबाई चानू ही हैं। इस संस्था की स्थापना इसी साल 2025 में की गई और पहली अध्यक्ष 4 साल के लिए मीराबाई चानू बनी है। सेकंड क्वेश्चन, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करते हैं तो यह हर साल मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो इनके जन्म दिवस की याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए, सबसे पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था 2012 में, पहली बार। ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना, इंडिया में गेम्स को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। इसके लिए इनकी जयंती को एक डेट के रूप में डिसाइड किया गया है 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद है ना, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। जन्म हुआ था इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता। हॉकी के जादूगर, 3 ओलंपिक में हमने गोल्ड जीता है हॉकी में इनकी बदौलत। ओके, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था, 1936 में बर्लिन जर्मनी में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इन तीनों ही ओलंपिक में हमारी जो हॉकी टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था हॉकी में।
लास्ट वाला जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक है ना, उसमें फाइनल में इन्होंने 8 गोल किए थे अकेले हॉकी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। इनके नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद को खेलों में उनकी उपलब्धियों के कारण पद्म भूषण दिया जा चुका है 1956 में, 1956 में। तो इन्हीं की जयंती है नेशनल स्पोर्ट्स डे। आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी की सेल कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। तो आप दोनों ही एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस दोनों ही एप्लीकेशन पर आपको अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में सारे कोर्स अवेलेबल है। चेकआउट कीजिए, और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की, और काफ़ी सारे आपको फ्री पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है। तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, और किसी भी कोर्स को आप अप टू 90% तक ऑफ में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, कमेंट में भी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। कॉल करिए, व्हाट्सअप कीजिए अगर कोई भी आपको हर्डल आता है। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज मैत्री का 14th एडिशन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज मैत्री का 14th एडिशन आयोजित किया जाने वाला है 2025 में, और ये जो द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। दो देशों की मिलिट्री यहां पर पार्टिसिपेट करती है, इंडिया और थाईलैंड। दोनों देशों के मध्य में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, मिलिट्री जो ऑपरेशन से उनके लिए आपसी सहमति से जो ऑपरेशन है उनकी एक्सरसाइज करना, प्रशिक्षण करना, मुख्य उद्देश्य है एक्सरसाइज मैत्री का। इंडिया और थाईलैंड के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, नॉर्मली हर साल किया जाता है। 2006 में वैसे इसकी शुरुआत की गई थी। इस साल 2025 में इसका 14th एडिशन 1 सितंबर से शुरू होगा, और 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। ओके, और 13वां एडिशन 2024 में थाईलैंड में आयोजित किया गया था एक्सरसाइज मैत्री का। तो 13वां एडिशन थाईलैंड में हो गया, अब इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में मेघालय के उमरोई में। 14th एडिशन एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के मध्य में आयोजित की जाती है। इसके अलावा 2025 में जो अदर एक्सरसाइज है, वैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। एक्सरसाइज एक्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मालदीव से हमारे लगातार विवाद चल रहे हैं। तो इंडिया और मालदीव के मध्य में मालदीव में आयोजित किया गया था फरवरी मंथ में एक्सरसाइज एक्वेरिन को। इसके बाद एक्सरसाइज डेजर्ट हंट की बात करें तो हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्स हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनके मध्य में जोधपुर में एयर फोर्स स्टेशन पे आयोजित किया गया एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तीनों सेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग के लिए यहां पर ड्रिल की गई थी। इसका भी आयोजन फरवरी के एंड में किया गया था। फिर बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज बहुत फेमस है, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था मार्च मंथ में, बंगाल की खाड़ी में, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। इसके बाद वरुण नेवल एक्सरसाइज आती है, इंडिया और फ्रांस के मध्य में इसका आयोजन किया गया था अरब सागर में, मार्च 2025। वरुण नेवल एक्सरसाइज किसके मध्य में? इंडिया और फ्रांस। इसके बाद एक्सरसाइज सी ड्रैगन, इसमें एक से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्वाम आइलैंड जो कि यूएसए का आइलैंड है प्रशांत महासागर में, इस पर मार्च मंथ में इसका आयोजन किया गया था एक्सरसाइज सी ड्रैगन। फिर इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के मध्य में आयोजित की जाती है। दो अलग अलग फेज में बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था मार्च अप्रैल मंथ में, इंदिरा नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में भारत और चीन के बीच में व्यापार पुनः शुरू करने की सहमति बनी है? तो एक और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक दर्रा बताया था, एक पास बताया था, लिपुलेक पास।
ये इंडिया में उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख, और उत्तराखंड के एरिया को ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। चाइना और इंडिया ने इस पास को खोला है ट्रेड के लिए, और लिपुलेख पास वापस शुरू हुआ है, काफी समय से बंद था। अब इंडिया और चीन के मध्य में एक और पास को खोलने की सहमति बनी है, ये है शिव किला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किन्नौर जिले में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। कोविड के बाद ये लगभग बंद कर दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में इस पास को अब एक बार फिर से ओपन किया जा रहा है, ताकि इंडिया और तिब्बत या चाइना के मध्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और इन फ्यूचर कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शिव किला पास से भी शुरू किया जा सके। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से ये बंद है। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट को शिव किला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड का लिपुलेख पास और सिक्किम में नाथुला पास यहां से की जा रही है। अब अगर शिव किला दर्रा खुल जाता है तो शिव किला दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू किया जा सकता है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर शिव किला पास हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, किन्नौर जिले में। इंडिया और चाइना के बीच में यहां से अभी तक जो ट्रेड किया जा रहा है, एक तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश यहां से किया जाता था, पर ये काफी समय से बंद है। इसके अलावा लिपुलेख और नाथुला पास ट्रेड, कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब तीसरे को भी खोला जाएगा, शिव किला को। अदर पास जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, तो एक रोहतांग पास बहुत फेमस है ना, कुल्लू जिले में स्थित है। ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। मनाली को लाहौल और स्पीति वैली से ये कनेक्ट करता है। फिर बराला चाला पास ये देखने को मिलता है हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके अलावा एक और देखने को मिलता है कुंजुम पास। अगर हम कुंजुम पास की बात करते हैं तो कुंजुम पास हमको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति जिले में, लगभग 4520 मीटर की ऊंचाई पर। यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में। ओके, हाल ही में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम डिप्टी एनएसए की बात करें तो ये अनिश दयाल सिंह अपॉइंट किए गए। डिप्टी एनएसए अनिश दयाल सिंह। देखिए, अनिश दयाल सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वैसे एनएसए का फुल फॉर्म यहां पर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। वर्तमान में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बहुत ही फेमस, अजीत डोभाल। तो इनके असिस्टेंट, अब डिप्टी एनएसए हैं तो सहयोगी असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। तो डिप्टी एनएसए अपॉइंट किए गए हैं अनिश दयाल सिंह। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ये अभी तक सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर थे, अब इन्हें डिप्टी एनएसए अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, जो सबसे बड़ा पद है सिक्योरिटी के लिए इंडिया में, उसके एडवाइजर के रूप में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काम करते हैं। देखिए, ये जो संस्था है जिनके अंडर में दोनों काम करेंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए भारत में एक एडवाइजरी बॉडी है, ये पीएम की। पीएम को नेशनल सिक्योरिटी पर, फॉरेन पॉलिसी पर सलाह और सहायता देने का जो काम है वो इस एडवाइजरी बॉडी का है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसकी स्थापना की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको बनाया था, और फिर उस वक्त इसका सर्वोच्च पद भी बनाया गया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इस संस्था का सर्वोच्च पद है। इस पद पर सबसे पहली बार अपॉइंट किए गए ब्रजेश मिश्रा। ये 1998 से 2004 तक भारत के पहले एनएसए रहे। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में यह संस्था थोड़ी ठंडी रही, फिर आगे वापस इसको रिफॉर्म किया गया, और फिर 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अजीत डोभाल। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी भी एक लेवल पर इनहेंस हुई है। 1998 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और यहीं पर पहली बार 1998 में पद आया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। अजीत डोभाल वर्तमान में लगातार तीसरी बार 2014 से 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तीसरा कार्यकाल है गवर्नमेंट का, तो 2024 में तीसरी बार एनएसए बने अजीत डोभाल। इनके अंडर में सहयोगी के रूप में अब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन? अनिश दयाल सिंह। ठीक है, मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है?
मतुआ कम्युनिटी की बात करें तो ये भारत के वेस्ट बंगाल में निवास करने वाली एक अनुसूचित जाति मतुआ कम्युनिटी। अभी ये सुर्खियों में रही क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल रीजन में, जहां पर इनका सबसे ज्यादा निवास है, वहां पर एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। एसआईआर, स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू। आपने देखा होगा नेशनल इलेक्शन कमीशन का ये एसआईआर बिहार में भी लागू किया गया था, जिस पर काफी विवाद भी विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो एसआईआर का विरोध किया है बंगाल में वहां की कम्युनिटी, मतुआ कम्युनिटी के 1000 लोगों ने। इन्होंने प्रॉपर मार्च निकाला, एसआईआर का विरोध किया। इनका कहना है कि अगर एसआईआर लागू होता है तो हमारे काफी सारे जो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है वो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए मतुआ कम्युनिटी काफी सुर्खियों में थी। ये बंगाल रीजन में निवास करती है। अगर हम इंडिया में देखें तो वेस्ट बंगाल और इसके अलावा बांग्लादेश में भी इनकी कम्युनिटी पहले काफी देखने को मिलती थी, लेकिन बांग्लादेश में आप जानते हैं हिंदुओं पर या फिर जो कम्युनिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज है वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे इनकी भी आबादी जो है वो बांग्लादेश में कम होती जा रही। पर ठीक है, इंडिया में ये वेस्ट बंगाल में निवास करते। 1860 के दशक में हरिचंद्र ठाकुर ने इस कम्युनिटी की स्थापना की थी। मतुआ वेस्ट बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है वर्तमान में। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस कदमत क्या है। आईएनएस कदमत की बात करें तो ये एक प्रकार का स्टिल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है ना, इसको बोल सकते हैं हम वेसल। स्टिल्थ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आप इसको बोलिए, कार्वे की जगह इसको बोलिए युद्धपोत। ओके, वेसल। तो इस स्टिल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, ये है आपका जिसका नाम है कदमत। आपको कदमत जो एक वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है ना, ये आपको लक्षद्वीप के एक द्वीप से इसका नाम आया है। कदमत आइलैंड लक्षद्वीप का एक द्वीप है, वहां से इसका नाम निकल कर आया है। तो आईएनएस कदमत अभी ये सुर्खियों में इसलिए था, शिप इंडियन नेवल शिप, क्योंकि इंडोनेशिया में इसने अपना 3 दिवसीय प्रवास पूरा किया है। इंडोनेशिया के सुराबाया पोर्ट पर यह पहुंचा था और 3 दिवसीय इसने प्रयास अपना जो वहां पर प्रवास है वो पूरा किया, क्योंकि आसपास के एशिया की कंट्रीज में विजिट कर रहा है अभी सहयोग के उद्देश्य से, क्योंकि हमारे सारे देशों से सहयोग है, हमारा सारे देशों से रिलेशन अच्छे हैं। तो फिर एक जो आर्मी रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए, ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने के लिए आईएनएस कदमत अभी यात्रा पर है एशियाई देशों की। तो इंडोनेशिया के सुराबाया पोर्ट पर यह पहुंचा था। आईएनएस कदमत की बात करें तो प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे बनाया गया है। एक स्वदेशी रूप से निर्मित स्टिल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। इंडिया में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया था। जनवरी 2016 में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया और लक्षद्वीप के द्वीप कदमत के नाम पर इसका नाम पड़ा है कदमत युद्धपोत। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप कदमत। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? फिडे वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन किया जाएगा इस साल इंडिया में गोवा में। कहां पर? गोवा। फिडे वर्ल्ड कप 30 अक्टूबर को ये शुरू होगा और 27 नवंबर तक गोवा में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 90 देशों के 206 चेस प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। चैंपियनशिप की जो विनिंग अमाउंट है वो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने वाली है। चैंपियनशिप में जो भी टॉप 3 प्लेयर होंगे ना, वो आगे कैंडिडेट टूर्नामेंट खेलेंगे और फिर जो कैंडिडेट टूर्नामेंट का विनर होता है वो करंट चेस चैंपियनशिप को जो उस वक्त चैंपियन रहेगा उसको चैलेंज करेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से फिडे वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 में किया जाने वाला है, अक्टूबर नवंबर मंथ में भारत के गोवा राज्य में। ठीक है, तो ओके, आयोजन कौन करवाता है? ये 11th एडिशन है फिडे वर्ल्ड कप का। इंडिया के गोवा में आयोजित किया जाएगा। सन 2000 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये मिलकर इसका ऑर्गेनाइज करेंगे। इंडिया में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चेस को गवर्न करने वाली बॉडी है। 1951 में स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और नितिन नारंग इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। आगे चलते हैं।
भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इंडियन गवर्नमेंट और इसरो की प्लानिंग है कि 2035 तक हम स्पेस में इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर लें, जिसको नाम दिया जाएगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन होगा। संभावना है कि 2035 तक इसे बना लिया जाएगा। इसे इंडिया या इसरो इसको ऑपरेशनल कर देगा। ठीक है, तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन इसको नाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि 2040 तक हम हमारे एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजेंगे, चंद्रमा पर। इसके लिए बाकायदा आपको पता है गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है। ये पहली स्टेप है, हालांकि गगनयान मिशन ये 2025 के एंड में से लॉन्च किया जाने की संभावना है इस साल। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में हम हमारे 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले। ठीक है, देखिए इसके लिए अभी एयर ड्रॉप टेस्ट भी किया गया है गगनयान मिशन के लिए। क्योंकि क्या होता है एयर ड्रॉप टेस्ट को समझिए, इसरो, एयरफोर्स, डीआरडीओ, नेवी, कोस्टल जो हमारी कोस्ट गार्ड है, इन सब के द्वारा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया। देखिए क्या होता है जब अंतरिक्ष से वापस अंतरिक्ष यात्री आते हैं तो वो एक कैप्सूल के अंदर आते हैं ना, कैप्सूल जैसी संरचना होती है, वे उस कैप्सूल के अंदर आते हैं। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें इंटर करता है तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर ये डायरेक्ट जमीन से टकरा जाता है उस स्पीड में तो सारे एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि उस कैप्सूल में जो एयर बलून होते हैं वो लगाए जाते हैं ना, एयर बलून जिससे उड़ा जाता है, या फिर पैराशूट जिसको हम बोल सकते हैं, पैराशूट का यूज किया जाता है ताकि स्पीड कम हो, किसी समुद्री क्षेत्र में गिरे, धीरे धीरे आहिस्ता लहराते हुए, और हमारे एस्ट्रोनॉट सुरक्षित हो। तो इस तरीके का एयर ड्रॉप टेस्ट भी किया गया है इसरो के द्वारा, ताकि एस्ट्रोनॉट जो हमारे अंतरिक्ष में जाएंगे उनको वापस कैप्सूल में पृथ्वी की सतह पर सफलतापूर्वक लाया जा सके। तो गगनयान मिशन हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। 3 एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम पहुंचाएंगे अंतरिक्ष में। सब सही रहा, जैसे टेस्ट वगैरह सब सही है, तो 2025 के इस साल के एंड में या अगले साल की शुरुआत तक हम हमारे एस्ट्रोनॉट को भेज। ठीक है, मिशन 3 दिन चलेगा, मतलब हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रुककर आने वाले हैं। अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो दुनिया वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा जिसके एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे। अभी तक यूएसए, रशिया और चाइना ये उपलब्धि हासिल कर चुके। लास्ट क्वेश्चन, किस बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो इंडिया का ऐसा फोर्स जिसने अपनी पूर्णतः महिला कमांडो इकाई, विमेन कमांडो यूनिट शुरू की है, ये हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका नाम है CISF। तो आंसर हो जाता है आंसर सी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट के जो उपक्रम है, जो उद्यम है, जो कंपनीज है, भेल, गेल, सेल और जो भी, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो जिम्मेदार है जो अर्धसैनिक बल, वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से, CISF के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी फर्स्ट ऑल विमेन कमांड यूनिट को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में जो जो फोर्सेस हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, अदर फोर्स है, उसमें जो जेंडर इक्विलिटी है उसको बढ़ावा देना, इसके अलावा जेंडर लैंगिक समावेशिता को भी बढ़ावा देना, इस कदम का मुख्य उद्देश्य। वैसे अभी केवल ट्रेनिंग दी जा रही है इनको। ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के बड़वा नाम का एक प्लेस है, यहाँ पर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, अगर ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को एयरपोर्ट और अदर सेंसिटिव्स जो प्लेस है इंडिया के जहां पर निगरानी की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट के सेक्टर है, तो वहां पर ये सिक्योरिटी के लिए इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इंडिया का गोल है कि CISF में विमेन रिप्रेजेंटेशन जो अभी 8% तक है उसको बढ़ाकर 10% तक एटलीस्ट किया जाए। इसके लिए 2026 में 2400 महिलाओं की भी भर्ती CISF के द्वारा की जाएगी। तो एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, PSUs है ना, इनको प्रोटेक्ट करना इसकी जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इसका गठन किया गया था 1969 में।
इसके लिए एक एक्ट लाया गया था एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, और इसके तहत 1969 में बना सीआईएसएफ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही सारे सैनिक बल आते हैं, तो ये भी गृह मंत्रालय के अर्धसैनिक। ठीक है, तो यहाँ पर 28 अगस्त के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अजय कुमार भल्ला, नागालैंड का अतिरिक्त इन्हें चार्ज दिया गया है। ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये मणिपुर के राज्यपाल थे, अब नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर के रूप में। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है वो है कुर्श न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ऑफिशियली जो नया देश जुड़ा वो हो जाएगा नेपाल। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को Z+ कैटेगरी में अपडेट किया गया है। कौन सा राज्य डिजी केरलम प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर स्टेट बना है? तो ये हो जाएगा केरला। इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल रखा जाएगा। सौरव गांगुली को किस टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो इनको टाइगर्स ऑफ कोलकाता का कोच अपॉइंट किया गया। चर्चित किलाउआ वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो यह हवाई आइलैंड यूएसए में देखने को मिलेगा। भारत की पहली रिन्यूएबल सौर पैनल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी में। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया? तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इन दोनों का नाम है। ये हो गए लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। फिर मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिसीज, और भारत में जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, क्रीम में किस प्रकार की वसा पाई जाती है? सेकेंड, किस अमेंडमेंट के द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया? और गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।